Hello everyone. Today we will start the reading of chapter 5, that is Contemporary South Asia. Okay, old name is South Asia and the Contemporary World. तो दिस इज द न्यू नेम कि जो समकालीन है. कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन. ओके, प्रेजेंट के कुछ ईयर्स इसमें इंक्लूड होते हैं. तो समकालीन दक्षिण एशिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दक्षिण एशिया है क्या? व्हाट इज साउथ एशिया? सबसे पहले इस रीजन को देखेंगे बाय दिस मैप. ये मैप आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो साउथ एशिया और वी कैन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज. ओके, तो ये जितनी आपको सर्कल में दिखाई दे रही है यहाँ पे, दैट इज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, लिटिल बिट अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान को साउथ एशिया में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि जब ये बॉर्डरिंग नहीं हुई थी बिफोर 1947, जब तक डिवाइडेशन नहीं हुई थी, जो पाकिस्तान और जो भारत हैं वो अलग नहीं हुए थे, तब तक अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे टच होता था और उसको हम कह सकते थे कि ये साउथ एशिया रीजन में है. बट जब से पाकिस्तान की स्थापना हुई है तब से जो अफ़गानिस्तान है वो साउथ एशियन रीजन से हट गया है. ठीक है, तो मेनली हम जो बात करेंगे वो मैप में आपको ये कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं. पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और ये नीचे जो आपकी आइलैंड कंट्रीज़ हैं दैट इज़ मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश. ओके, तो इनकी हम बात करेंगे. ठीक है, ये जो रीज़न है. अब चाइना को हम जो है साउथ एशिया में काउंट नहीं करते. अफ़गानिस्तान और चाइना ये आपके साउथ एशिया में नहीं आते क्योंकि मिडल यूरोप यहाँ से जो है टच हो जाता है थोड़ा इसमें. तो मेनली हम इस रीज़न की बात करेंगे जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स. ओके, तो इनको हम पढ़ेंगे. अब इस रीजन की जो स्पेशलिस्टी है यानी जियोग्राफिकल क्या इसका है तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे. द माइटी हिमालयज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. एज यू लुक इन द मैप आपको दिखाई दे रहा है इसमें. ठीक है, एंड इन द साउथ, वेस्ट एंड द ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल isolarity to the region which is largely responsible for the linguistic, social and culture डिसइंटिग्नेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो जितने भी ये डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, डिफर कल्चर जो है सब में, तो वो इस रीज़न की वजह से है. जियोग्राफिकली जो रीज़न है, जो क्षेत्र ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही सबकी जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, वो चेंज हो जाता है. ओके, तो ये आपका साउथ एशिया रीजन है जिसे हम कहते हैं दक्षिण एशिया. ओके, तो ये इसमें अब सबसे बड़ी कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रीजन वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है भारत, इंडिया. ओके, सो पॉलिटिकल सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ एशिया. यानी ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इनका जो एक राजनीतिक जीवन है वो कैसा है. वेदर डेमोक्रेसी, वेदर इज़ मिलिट्री रूल, ओके, अ मोनार्की, यानी यहाँ पर कैसे कैसे जो शासन है वो है. फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका. श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश. तो जब से भारत और श्रीलंका को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी तब से ही, यानी हम अगर श्रीलंका की बात करें तो फ्रॉम द 1948 एंड इंडिया फ्रॉम द 1947 वी हैव टू, यहाँ पर हमने जो मेंटेन कर लिया है, इस्टेब्लिश कर लिया है डेमोक्रेटिक सिस्टम को. ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें यहाँ पर हैं. तो वेदर वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ जो मिलिट्री रूल है वो ज़्यादा रहा है. पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि दोनों ही पहले जो है पाकिस्तान का हिस्सा थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों को ये कहा जाता था. ठीक है, हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल, यानी ज़्यादातर वहाँ पर मिलिट्री रूल रहा है. बट अगर प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो अब इस्टेब्लिश हो गया है, वो भी पूरी तरह से नहीं. ओके, विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. तो शीत युद्ध का जो काल था उससे पहले बांग्लादेश में भारत की वजह से जो है वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इस्टेब्लिश वो हो पाया है. नेक्स्ट इज पाकिस्तान बिगन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर बेनज़ीर भुट्टो. ये हम आगे जो है पूरा एक एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे
कि कैसे सबसे पहली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की बनी थी और नवाज शरीफ की बनी थी। ठीक है, तो उसे भी हटा दिया गया था, बट इट सफर्ड अ मिलिट्री कूप इन 1999 अंडर परवेज मुशर्रफ। जो वहाँ के जनरल थे मिलिट्री के, परवेज मुशर्रफ, उसने जो है एक कूप के जरिए, ठीक है, एक विद्रोह के जरिए जो है उस लोकतांत्रिक शासन को वहाँ से हटा दिया था। हु रूल टिल 2008, 2008 तक जो है उसने वहाँ पर शासन किया। सिंस देन पाकिस्तान इज बीइंग रूल्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तब से जो है वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो बनी हुई है, हालांकि वो स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट नेपाल। नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टिल 2008। 2008 तक वहाँ एक जो है संवैधानिक राजतंत्र का विषय बना हुआ था। व्हेन अ सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एबॉलिशन ऑफ मोनार्की। ओके, 2008 के बाद जो है सक्सेसफुली वहाँ पर जो है लोकतंत्र को स्टैब्लिश किया गया। नाउ नेपाल इज़ अ रिपब्लिक विद अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर जो है बहुदलीय प्रणाली बन गई है अब, और एक गणतंत्र जो है नेपाल बन चुका है। नेक्स्ट इज भूटान। भूटान इज़ अ मोनार्की विद द किंग एज द हेड, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो भूटान की अगर हम बात करें, आज भी वहाँ राजा का शासन है, बट वहाँ पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग जो है किंग वहाँ का काम करता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पर, सेम एज नेपाल। मालदीव्स अ सल्तनत टिल 1968। 1968 तक जो मालदीव है, जो एक आइलैंड कंट्री है, जो कि इंडियन ओशन में, सॉरी, ओके, इंडियन ओशन में है, जो एक श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन द रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेजेंट में वहाँ पर जो है एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बन चुकी है, यानी कि प्रतिनिधियात्मक सरकार, ठीक है, जिसमें कि प्रेसिडेंट वहाँ का हेड होता है। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पायरेशन फॉर डेमोक्रेसी। यानी अलग अलग रूल यहाँ पर रहे हैं हिस्ट्री में, पास्ट में, बट प्रेजेंट में लगभग सारी ही कंट्रीज जो हैं अब डेमोक्रेटिक सिस्टम को एंजॉय कर रही हैं। ओके, तो अब फुली एक्सप्लेन्ड हम पहले पाकिस्तान को पढ़ेंगे। In 1958, General Ayub Khan took over the administration and ruled as a military head till 1969. तो फर्स्टली अगर मिलिट्री रूल की बात की जाए वहाँ पर पाकिस्तान में, तो सबसे पहले जनरल अयूब खान, जो वहाँ मिलिट्री के जनरल थे, उन्होंने वहाँ पर अपना जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लिया और मिलिट्री रूल वहाँ पर चलाया। ओके, इन 1969 जनरल यहिया खान सीज्ड पावर। अब देखो यहाँ पे 1965 की अगर हम बात करें तो 1965 में जो है वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, एज वी ऑल नो। तो वो इसीलिए हुआ था अयूब खान की रिप्रेजेंटेशन में। इसने जो है अपनी जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि एक जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है भारत और पाकिस्तान का, ये आप सबको पता है कि जब से ये दोनों बने हैं, अलग अलग कंट्री सेपरेट ये हुई हैं 1947 से, तभी से इनमें जो है लगातार संघर्ष वो है चलते आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ की जनता जो है उस जनरल को सबसे ज़्यादा पसंद करती है जो भारत को नीचा दिखाए या भारत के साथ युद्ध करे। तो जनरल अयूब खान ने यही किया और वहाँ की जनता को जो है खुश करने के लिए 1965 में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1969 तक इसने जो है वहाँ पर अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन रूल चलाया। उसके बाद जनरल यहिया खान, यानी इसके बाद भी मिलिट्री रूल जो है वो कंटिन्यू रहा वहाँ पर। ड्यूरिंग हिस टाइम पाकिस्तान फॉट वॉर विद इंडिया ओवर द इशू ऑफ बांग्लादेश। ये बात हो रही है 1971 की। ठीक है, 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का वाया बांग्लादेश, वो किसके ऊपर हुआ था? बांग्लादेश के ऊपर। उसके बाद जो पाकिस्तान का जो एक हिस्सा था जिसे वो ज़बरदस्ती अपना हिस्सा बनाना चाहता था बांग्लादेश को, ठीक है, उसे वो कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो उसको जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई गई इंडिया की हेल्प से। तो उस वे में वो युद्ध हुआ था। इन दिस वॉर पाकिस्तान वॉज डिफीटेड एंड ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो उस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसने अपना जो नया नाम एक बांग्लादेश रखा था, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग वहाँ थे वो बांग्ला बोलने वाले थे। और जो पाकिस्तान की जो एक
मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी वहाँ का जो एक सैनिक प्रशासन था, वो क्या चाहते थे कि जो बंगाली जो बोलने वाले लोग हैं वो भी क्या करें, इस्लाम कबूल करें, और जो उर्दू भाषा है, ठीक है, उसको बोलें, उसे सीखें, यानी उनके कल्चर को उनसे छीनना चाहते थे। तो यही उनमें जो है एक कॉन्फ्लिक्ट रहा था, जिसमें भारत ने पूरी पूरी हेल्प जो है वो बांग्लादेश की। ठीक है, आगे जाकर बांग्लादेश से ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लगभग इतना बड़ा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के, अब वो हिस्सा तो पहले भारत का ही था, दैट्स वाई वहाँ ज़्यादातर लोग जो थे वो बांग्ला बोलने वाले थे, बांग्ला लैंग्वेज को बोलने वाले थे। अब वो इतनी जल्दी अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकते थे और ना ही छोड़ना चाहते थे, दैट्स वाई भारत ने उनकी हेल्प की। आफ्टर दिस elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power from 1971 to 1977। ठीक है, 1971 से लेकर 1977 तक वहाँ जो है गवर्नमेंट वो किसके हाथ में रही, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कहने के लिए एक लोकतंत्रात्मक सरकार थी, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो नाम मात्र के लिए। ठीक है, वो सारी जो एक पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, वो किसके हाथ में थी, वो जनरल के हाथ में थी, यानी मिलिट्री के हाथ में थी। ओके, नेक्स्ट इज मिलिट्री। ही वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक। तो उस टाइम पे दोबारा से मिलिट्री रूल जो है पाकिस्तान में आता है, और जनरल जिया उल हक वो जो है आफ्टर हु रूल्ड टिल डेथ 1988, जो कि 1977 यानी 1977 में वो जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हेड बनते हैं, और लगभग 1988 तक अपनी डेथ तक, यानी प्लान क्रैश में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक वो वहाँ पर रूल करते हैं। फ्रॉम 1988 टू 1999, 1999 जब कारगिल वॉर भी हुआ था, ये साल तो हमें वैसे भी याद रहता है। देयर वर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ अल्टरनेटिवली। तो जनरल जिया उल हक जो थे, ठीक है, उसको लोगों ने हटाकर क्या कहा कि अब यहाँ पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो पहला एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो वहाँ पर हुआ था, जिसमें कि मिली जुली सरकार बनी थी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की। इन 1999 नवाज शरीफ वॉज ओवरथ्रो बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। 1999 में जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोबारा से मिलिट्री रूल जो है लेकर आते हैं इन अ मिलिट्री कूप हु रूल्ड इन कंट्री टिल 2008। हालांकि वो एक जनरल थे मिलिट्री के, और अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित करने के लिए उसने इलेक्शन करवाए थे बाद में, ठीक है, अपने लिए, ताकि एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो लोग चाह रहे हैं उसको वो रख सके। In 2008 again democratic election were held and since then the country is democratic। तो 2008 के बाद अभी प्रेजेंट में आपको पता है इमरान खान जो है वहाँ के हेड हैं पाकिस्तान के, तो वो इलेक्शन के ज़रिए ही वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो तब से जो है अब तक वहाँ कोई मिलिट्री रूल नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि 2008 के बाद जो है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास नेक्स्ट आता है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी। यानी 2008 से पहले की अगर हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, तो पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाई। हालांकि उसके आसपास की जो कंट्रीज थी जितनी भी, उन सब में जो है डेमोक्रेसी जल्दी जल्दी जो है उनकी इंडिपेंडेंस के बाद स्टेबल जो है हो गई। मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, और सबसे बड़ा जो उदाहरण एक एग्जांपल है वो है भारत का। ठीक है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर उसने इतनी जल्दी जो है लोकतंत्र को स्टेबल किया अपने देश में। तो पाकिस्तान में ये नहीं हो पाया, इसके कुछ कारण रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में ये आपके पास आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेसी को स्टेबल नहीं कर पाया अपने देश में। ठीक है, तो फर्स्ट इज द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लेर्जी एंड द लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी क्यों होती है, बड़े बड़े लोग जो कुलीन लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास सत्ता होती है, जो प्रशासन के लोग होते हैं। तो जो मिलिट्री के लोग हैं, शुरू से ही जो मिलिट्री के जितना भी डोमिनेंस रहा है, स्पेशली जो डोमिनेंस है, जो प्रभु सत्ता संपन्न, एक जिसे हम कहते हैं कि प्रभुत्व किसका रहा है वहाँ पर, वो रहा है मिलिट्री का। तो इसका एक मेन कारण है दैट इज़ पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो बंटवारा हुआ था, और स्टार्टिंग से ही 1948 में ही सबसे पहले एक युद्ध जो है इन दोनों में हो गया था। 1947 में आज़ादी मिली थी हमें,
और 1948 में ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान में पहला युद्ध जो है वो हो गया था। तो मेन इशू क्या रहा कि युद्धों को करने के लिए मिलिट्री को जो है स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है, मिलिट्री को पावरफुल होना पड़ेगा। दैट्स वाई लोगों ने किसको सपोर्ट किया, मिलिट्री को सपोर्ट किया कि जितना ज़्यादा हम मिलिट्री रूल को रखेंगे, मिलिट्री को हम जितना पावरफुल करेंगे, जितना मेजॉरिटी में हम मिलिट्री को लेकर आएंगे, उतना ज़्यादा जो है हमें भारत के ऊपर विजय प्राप्त करने में आसानी रहेगी। दैट इज़ द मेन फैक्टर, ठीक है। जितने वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे वो सारे मिलिट्री को सपोर्ट करते थे। कन्फ्लिक्ट विद इंडिया, दैट इज़ द सेकंड इशू, ताकि इस चीज़ को हमेशा हम ब्रेवली सॉल्व कर पाएँ, भारत पर हमेशा विजय प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो इस वजह से जो मिलिट्री को वो रखते थे। लैक ऑफ जीनियन इंटरनेशनल सपोर्ट, अब जो एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना चाहिए लोकतंत्र को स्टेबल करने के लिए वो भी नहीं मिला। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो है यूएस की, ठीक है। तो हमेशा से जब जब भी पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता था तो जो यूएस है, प्रेजेंट ईरा को अगर हम छोड़ दें, वर्तमान काल की अगर हम बात ना करें, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो रिलेशन है यूएस से, इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। अगर हम अपने पास्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं था। पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि जब भी पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता था या दोनों में कुछ तनाव होता था तो जो यूएस है, जो अमेरिका है, वो हमेशा किसको सपोर्ट करता था, पाकिस्तान को। अब इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी थी, भारत थी। और सक्सेसफुली उसने लोकतंत्र को भी स्टैब्लिश कर लिया था अपने देश में। एंड सेकंड वन इज़ कि उसने कोई भी ग्रुप पावर को ज्वाइन नहीं किया था, जिससे कि सबसे बड़ी नाराज़गी का जो कारण है यूएस की, वो क्या रहा था कि कोल्ड वॉर में जो दो महाशक्तियाँ बनी थी, जो टू सुपर पावर ब्लॉक बना था, और मेनली सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन भारत ने जो है किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। हमने जो है अपनी एक अलग से नीति बनाई, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी थी वो थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, ठीक है। गुट निरपेक्षता को हमने अपनाया कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, हम अलग से हमारा एक अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो इस वजह से यूएस बहुत ज़्यादा नाराज़ था भारत से और किसी ना किसी तरह वो इसको नीचा दिखाना चाहता था, ठीक है। दैट्स वाई ये एक रीज़न था। ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर हम बात करें तो वो अड्डा था आतंकवाद का। और अफ़गानिस्तान क्योंकि ये एक मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है और पाकिस्तान भी मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है, और अगर हम अरब रीजन की बात करें, जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रीज़ हैं सब में जो टेररिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टेररिज्म की एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीजमेंट मिले, बढ़ोतरी मिले, वो किससे मिलेगी, मिलिट्री रूल से। अगर मिलिट्री रूल एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, प्रशासन में रहेगा, सत्ता में बना रहेगा, मेजॉरिटी उसे लोगों की मिली रहेगी, ठीक है, तो ये जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं इनको करने में भी आसानी रहेगी। दैट्स वाई यूएस जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में जो है वो लोकतंत्र आए, वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे जो आपको अपनी बुक में उस चैप्टर में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ताकि आपको लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, दैट इज़ बांग्लादेश। ये भी कभी पाकिस्तान का एक पार्ट हुआ करता था बिफोर द 1971। 1971 से पहले इसको भी पाकिस्तान ही कहा जाता था, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान इसको कहा जाता था, और जो पाकिस्तान हमारा है उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो दो हिस्से थे ये, ठीक है। तो बांग्लादेश कब बना था, 1971 में, ओके, ठीक है। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। Bangladesh was a part of Pakistan, East Pakistan from 1947 to 1971. ठीक है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन डोमिनेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में भी, कि कैसे बांग्लादेश में पाकिस्तान के लोग जो हैं अपना कल्चर उनके ऊपर थोप रहे थे, अपनी संस्कृति थोप रहे थे, और उनके कल्चर और संस्कृति से उनको दूर कर रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बांग्लादेश के लोगों ने, ठीक है। उन्होंने जो अपना एक आंदोलन है वो शुरू कर दिया। इन द इलेक्शन ऑफ 1970 अवामी लीग लेड बाय शेख मुजिबुर रहमान, 1970 में जो एक अवामी लीग के नेता थे जिनका नाम था शेख मुजिबुर रहमान, वॉन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान जिसको पहले कहा जाता था, उसमें शेख मुजिबर को जो है बड़ी संख्या में जीत हासिल हुई, उसे बहुत वोटें मिली उस इलेक्शन में,
1970s की हम बात कर रहे हैं, एंड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा एक संवैधानिक सभा की जो सबसे ज़्यादा वोट्स हैं वो किसको मिली? शेख मुजिबर को, अवामी लीग के जो नेता थे। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज द रिजल्ट, लेकिन वहाँ की सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया। यानी जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने मना कर दिया कि आपकी इस जीत को हम नहीं मानते, और उन्होंने क्या किया? अरेस्ट कर लिया शेख मुजीबर रहमान को। एंड द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान अंडर जनरल अयूब खान, उस टाइम पे जो मिलिट्री रूल वहाँ पर चल रहा था पाकिस्तान में जनरल अयूब खान का, स्टार्टेड सिवियर सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल लीडिंग टू लार्ज स्केल माइग्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो मूवमेंट जो लोग वहाँ पर कर रहे थे कि आपने शेख मुजीबर को भी गिरफ्तार कर लिया है और हमारी ये जो गवर्नमेंट है इसको आप चलने नहीं दे रहे हो, तो उस आंदोलन को अयूब खान ने जो है सप्रेस करना शुरू कर दिया, यानी दबाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू किया, उनके आंदोलन को कुचलना शुरू किया। जिससे क्या प्रॉब्लम हुई? बहुत सारे लोग जो हैं उस टाइम में 1970 में माइग्रेट होकर, यानी अपना देश वहाँ से छोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर गए और भारत में आ गए। तो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतने सारे लोग लगभग जो है आपके देश में माइग्रेट कर कर आ गए हैं एज ए रिफ्यूज़ी। ठीक है, रिफ्यूज़ी बनकर उस टाइम पे वो लोग जो है भारत में आना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ पर उनके राइट नहीं मिल रहे थे। तो अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इंडिया डिसाइडेड टू हेल्प ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टिंग इन द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971, इन विच पाकिस्तान वॉज डिफीटेड डिसीवली एंड अ न्यू स्टेट ऑफ बांग्लादेश वॉज बोर्न। ठीक है, तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया? भारत ने डिसाइड किया कि अब ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करनी पड़ेगी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1971 का युद्ध हुआ दोनों के बीच में, जिसमें कि पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हो गई और बांग्लादेश के नाम से एक नए देश ने जन्म लिया। ठीक है, शेख मुजीबर रहमान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। तो स्वतंत्र बांग्लादेश के सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने? शेख मुजीबर रहमान। ये 1 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं। However, in 1975, Sheikh Mujibur took all powers in his own hands. He was assassinated in a military uprising in 1975 by Zia Rahman, who formed the Bangladesh National Party and won the election in 1971. 1975 में शेख मुजीबर ने क्या किया? सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया एज अ डिक्टेटरशिप, और वहाँ पर तानाशाह शासन शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसको असैसिनेट कर दिया गया, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया जो है ज़ियाउर रहमान के ज़रिए। ज़ियाउर रहमान कौन थे? ये थे बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता, जिन्होंने 1979 के इलेक्शन को जीत लिया था। ही वॉज आल्सो असैसिनेट एंड अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलोड अंडर HM इरशाद। ओके, तो ज़ियाउर रहमान को भी असैसिनेट मीन्स अगर हम असैसिनेटेड का मतलब यहाँ पर समझे तो उनको गिरफ्तार करके मार देना। ठीक है, यानी पहले तो पूरी घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार किया और फिर कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं, उसको बस मार दिया। ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ असैसिनेट। तो ज़ियाउर रहमान को भी अनदर मिलिट्री कूप द्वारा, HM इरशाद द्वारा जो है उनको मार दिया गया। उसके बाद फिर जो है मास पब्लिक प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में जो है आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट्स के ज़रिए। ठीक है, अब ये कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990, जिसकी वजह से इरशाद को भी 1990 में अपना जो गद्दी है वो छोड़नी पड़ी। डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर कंडक्टेड सिंस देन बांग्लादेश इज़ अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, यानी 1990 के बाद जो है बांग्लादेश में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई और वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ओके, दैट इज़ ऑल ओवर अबाउट बांग्लादेश।